Hello dear student, myself Sunil Raghuvanshi from the Department of Electronics and Communication Engineering, SISTEC Ratibhat भोपाल। चलिए आज हम एक और न्यू टॉपिक को पढ़ते हैं। इसका नाम है हमारे पास यूनिट 1 के अंतर्गत हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, टॉपिक 5 स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट एनालिसिस का मतलब है एसी एनालिसिस। एसी का मतलब क्या आपके पास? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है आपके पास जब हम किसी भी सर्किट में साइनसॉइडल वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं, साइनसॉइडल वेवफॉर्म जो होती है उसको हम एनालिसिस एसी एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो सब डीसी एनालिसिस पे करा। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, वोल्टेज फिक्स था आपके पास, करंट सोर्स फिक्स थी। ये आपके पास हर एक इंस्टेंट टाइम पर इस पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर एसी एनालिसिस का मैंने ग्राफ बनाया, देखिए आप, ये वोल्टेज है आपका, ब्लैक वाला वोल्टेज वेवफॉर्म है और जो रेड वाला है वो करंट वेवफॉर्म है। तो वोल्टेज वेवफॉर्म आप देखिए हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये टाइम का एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड है। तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नीट्यूड है Vm वो क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है फ्रॉम जीरो टू हायर एंड हायर टू लोअर। ठीक है, इस तरीके का जो वेवफॉर्म है इसको हम बोलते हैं एसी एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, इसमें जो वेवफॉर्म है इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है आपके पास कि वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है क्या, साइकिल क्या होता है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन एसी एनालिसिस करेंगे। एसी एनालिसिस मतलब जो वेवफॉर्म है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स को देखेंगे, और जब हम इसको किसी नेटवर्क में अप्लाई करते हैं तो नेटवर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एसी का, उसको भी अपन एनालाइज करेंगे। ओके, तो टॉपिक क्लियर है आपके पास। टॉपिक 5 है हमारे पास स्टेडी स्टेट एनालिसिस, एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस के सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज साइनसॉइडल वेवफॉर्म। साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती क्या है, ठीक, किस तरीके का उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये हमें एनालिसिस, तो ये हम सबसे पहले उसको स्टडी करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिया स्टैंडर्ड डेफिनेशन। सबसे पहले अपन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये वेवफॉर्म है हमारे पास, ये पूरी वेवफॉर्म साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। कौन सी वेवफॉर्म है ये? साइनसॉइडल वेवफॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द साइनसॉइडल वेवफॉर्म। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेवफॉर्म है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और मैक्सिमम पॉइंट से कहाँ पर जा रही है? मिनिमम पॉइंट पर आ रही है। मिनिमम पॉइंट के बाद फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। मतलब कि ये अपने आप को एक सर्टेन टाइम, कैपिटल की जो टाइम है उस टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मिलती है हमें टाइम पीरियड की डेफिनेशन। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो टाइम पीरियड की, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, इस वेवफॉर्म में दो हाफ आ रहा है, एक पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, और एक क्या आ रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल। ये दोनों बराबर है। ठीक है, और ये दोनों कहां से कट रहे हैं? हमारे पास टाइम इज पाई, तो इसका टोटल टाइम पीरियड हो जाए 2 पाई। आधे पार्ट में ये पॉजिटिव है और आधे पार्ट में ये नेगेटिव है, मतलब ये जीरो से लेकर अपने पीक तक जाता है और वहां से फिर डाउन होता है। दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में दो हाफ होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ होता है और एक नेगेटिव हाफ होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो यहाँ जीरो से मैक्सिमम, ये एक्सिस कौन सा है? ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? तो मैक्सिमम वैल्यू ए मैक्स लिया आपने, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या लिया? ए मिनिमम। ये गलती से यहाँ पर मैक्स लिखा हुआ, ये आना चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वोल्टेज। क्लियर पॉइंट है आपके पास? तो हमारे पास एसी जो वेवफॉर्म होती है उसमें एक मैग्नीट्यूड मिलता है और एक टाइम पीरियड मिलता है। दो पैरामीटर हमेशा रहेंगे, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। ठीक है, चलिए, तो अपन सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड। जैसा कि आपने 12th स्टैंडर्ड में और उसके बाद फिर आपने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन आपको पता ही होती है कि इट इज द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, द मिनिमम टाइम required to complete one cycle of the wave. This is called time period. जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस वेवफॉर्म को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है? कैपिटल T टाइम लग रहा है। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सॉरी, वेवफॉर्म। तो एज द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी?
द वेवफॉर्म इज इंक्रीज, द टाइम पीरियड ऑफ वेवफॉर्म इज डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू होता है 1/t। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो जो टाइम की यूनिट है वो क्या लेते हैं हम, टाइम सेकेंड। सबसे समय की सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सी होती है, सेकेंड। इससे भी लोएस्ट होती है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, लेकिन सेकेंड ही फॉर्म है। सेकेंड से ऊपर होती है यूनिट मिनट्स, और मिनट्स के ऊपर होती है आवर, आवर के ऊपर फिर आते हैं आपके पास डे, ठीक है। तो सबसे मिनिमम यूनिट कौन सी है आपके पास, सबसे मिनिमम यूनिट है आपके पास सेकेंड। सेकेंड आपके पास इसकी यूनिट होगी, टाइम पीरियड यूनिट हम सेकेंड्स में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में उस वेवफॉर्म के कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ cycle complete in a 1 second, it's called frequency and represented by capital F या small f. This is formalized 1/t and unit is hertz। 1/second को अपन क्या बोलते हैं, hertz, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, hertz होगी। क्लियर है पॉइंट। ये दूसरी डेफिनेशन। टाइम पीरियड का मतलब होता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम टाइम required to complete 1 cycle. This is called time period and frequency is number of cycle complete in 1 second. This is called frequency. ठीक है। इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन ही बता दिया आपको यहाँ पर, F इज इक्वल टू क्या था 1/t, ठीक। ये आपके पास है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये आपने पढ़ा होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर। दिस इज कॉल्ड एंगल है, थीटा क्या आपके पास है एंगल, और एंगल होता है आपके पास ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इज नथिंग बट, ओमेगा है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, या वेलोसिटी की जगह पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे हैं तो अपन फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, ओके। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf और f इज इक्वल टू क्या होता है 1/t। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2π/t। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर पॉइंट है यहाँ पर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिंक करती है थीटा के साथ, और थीटा क्या होता है एंगल, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये एंगल है आपके पास 0 to 180 डिग्री, 180 डिग्री से 36 डिग्री, मतलब 2π, 0 से पाई तक जा रहा है, फिर पाई से 2π जा रहा है। तो वेरिएशन ऑफ एंगल, इसमें यहाँ पर ये वेवफॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो इसमें अभी इनिशियली फेज डिफरेंस, फेज जो है वो 0 है, ठीक है। तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा। अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इस वेवफॉर्म का। ये पॉइंट क्लियर आपके पास, 3 डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर हम इसको वोल्टेज वेवफॉर्म बोलते हैं, अगर ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है तो हम इक्वेशन लिखते हैं V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं ओमेगा टी, ऐसा नहीं है कि थीटा इज इक्वल टू हम, तो इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन बन सकती है, जो इक्वेशन बनती है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से। V इज इक्वल टू बनता है V मैक्सिमम इंटू साइन ब्रैकेट, थीटा को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा टी प्लस पाई। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट। दिस इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। तो ओमेगा टी अगेन थीटा, और यहाँ पर पाई क्या है, पाई इज द फेज डिफरेंस। इसको मैं आगे वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, आपको आने वाले स्लाइड में पढ़ाऊंगा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है इनिशियली वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी। इनिशियल वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी 0 से, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू है 0। 0 पुट कर देंगे तो क्या ओमेगा टी इक्वल टू क्या जाएगा थीटा। तो हमने यहाँ पर लिया है Vm sin थीटा। दिस इज इन टर्म ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज हो गया। अगर आपने इसको करंट इक्वेशन लिया है, अगर ये करंट सोर्स है और साइनसॉइडल करंट सोर्स है, तो अपन करंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। करंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन थीटा। आई मैक्स मतलब क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट आ रहा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड आई मैक्स, ठीक है। जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक और टर्म आती है आपके पास, इसको हम बोलते हैं आरएमएस। मैं यही एक्सप्लेन करते रहूँ आपको, और आगे भी ये टर्म जब यूज होगी तब मैं उसको पढ़ूंगा आरएमएस। आरएमएस का मतलब क्या होता है,
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब हम ऐसी एनालिसिस करते हैं तो हमें ये वैल्यू कंसीडर करना पड़ता है हमेशा, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या होता है, ये जो होती है ये मैक्सिमम वैल्यू, जो भी आपकी वेवफॉर्म है मैक्सिमम बाय रूट 2 इसका फॉर्मूला आता है। क्या बनता है आपके पास, मैक्सिमम बाय रूट 2। क्लियर है पॉइंट। अगर करंट में लेंगे, हम करंट में लेंगे तो अनदर आ जाएगा आपके पास, करंट में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम करंट आई एम डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, तो आरएमएस आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम करंट बाय रूट 2, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आरएमएस इंटू रूट 2 जाएगा। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है हमेशा कि आरएमएस वैल्यू अपन कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था वहां पर फेज डिफरेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट उसमें बताया लास्ट स्लाइड में कि वहां पर फेज डिफरेंस था ही नहीं, जीरो था। तो अपन अब अंडरस्टैंड करते हैं फेज डिफरेंस होता क्या है। क्लियर, तो फेज डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, व्हेन द मैक्सिमम पॉइंट एंड द मिनिमम ऑफ टू वेव आर नॉट अकर एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, अगर दोनों दो वेवफॉर्म अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों अगर सेम टाइम पर नहीं मिलती हैं तो ये डेफिनेटली है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। ओके, अगर एक ही टाइम पे मिलती हैं तो देयर इज नो फेज डिफरेंस। चलिए इसको समझते हैं अपन ग्राफिकली। जैसे कि मैंने सबसे पहली वेवफॉर्म ये वाली ली है, एक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल साइनसॉइडल वेवफॉर्म का। दो वेवफॉर्म है, एक रेड है और एक ग्रीन है। रेड वाले को आप ध्यान से देखिए, 0 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव हाफ पाई तक आ रहा है और फिर 2 पाई तक जा रहा है। ठीक है, अगेन जो ग्रीन कलर की वेवफॉर्म है वो अगेन 0 से स्टार्ट हो रही है और सेम पॉइंट पर 90 डिग्री मतलब एट द सेम टाइम पर इसका मैक्सिमम पॉइंट दोनों का सेम है। ये देखिए यहाँ पर दोनों का मैक्सिमम पॉइंट सेम है, मैक्सिमम पीक पॉइंट है, दिस इज सेम। और दोनों जो है आपका 0 कहाँ टच कर रही है, 5 पर, मतलब सेम फेज है। दोनों वेवफॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनका मैक्सिमा और मिनिमा सेम टाइम पर मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेवफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने करंट का बनाया है, एक करंट की वेवफॉर्म ये, एक करंट की वेवफॉर्म ये, दोनों सेम टाइम पे मिल रही है। तो दोनों के बीच में आपके पास जो पाई है वो पाई क्या आपके पास 0 है। ओके, 0 है, उससे ओनली थीटा पिक्चर में आएगा, थीटा आपको बोलेंगे ओमेगा टी। ठीक, दिस इज कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल मिल गया। अब इन चीज को अगर हम देखते हैं फेज डिफरेंस, दोनों में फेज अगर होगा तो ये आपके पास मैंने बताया फेज डिफरेंस का एक और वेवफॉर्म दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो रेड कलर की वेवफॉर्म है ये 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, मैक्सिमम पॉइंट तक जा रही है, ये इसका मैक्सिमम पीक वोल्टेज है। ठीक, ये इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। इस टाइम पर हमें ये पीक मिल रहा है और नेगेटिव पीक कहाँ मिल रहा है, इस टाइम पर मिल रहा है। फिर जो दूसरी वेवफॉर्म अकर हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से पहले स्टार्ट हो रही है, माइनस से स्टार्ट हो रही है। तो इसका जो पीक पॉइंट है वो हमें और पहले मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों पीक में ये अलग अलग टाइम पर मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास पहले वाला टाइम, दूसरा टाइम, तो दोनों बीच में कितना है आपके पास, पाई। ये एंगल आपके पास क्रिएट होगा, ये फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया पाई। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन से आपको क्लियर है कि फेज डिफरेंस क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के टाइम में डिफरेंस अगर आता है तो वहां पर फेज डिफरेंस ऑलवेज भी प्रेजेंट होगा। अब उसका अमाउंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 20 डिग्री है, जो भी है। स्टैंडर्ड भी हो सकता है और नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट। तो इस दोनों वेवफॉर्म से मेरा समझाने का तात्पर्य यह था कि आपको फेज डिफरेंस समझ में आ जाए कि क्या फेज डिफरेंस होता है। क्लियर है आपके पास। देखिए यहाँ पर इन दोनों वेवफॉर्म में टाइम डिफरेंस था, तो हमारे पास जो एंगल है थीटा वो वेरी हो गया और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, पाई आ गया। ठीक है, चलिए अब अगर हमारे पास वेवफॉर्म में फेज डिफरेंस प्रेजेंट हो तो कितने तरीके के फेज डिफरेंस हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 3 तरीके हो सकते हैं, या तो ये कोई भी फेज डिफरेंस ना हो, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर ये वेवफॉर्म पहले आकर आ जाए तो क्या होगा,
और अगर ये वेवफॉर्म थोड़ा बाद में अकर हो, बाद में, तो अपन देख रहे थे यहाँ पर कि अगर ये वेवफॉर्म पहले अपर हो जाएगी तो क्या होगा, और बाद में अगर अफेयर होगी, अकर होगी तो क्या होगा। चलिए इसको अपन समझते हैं यहाँ से। ये हमारे पास ये वाले अपन फेजर डायग्राम को समझ यहाँ से। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 वेवफॉर्म बनाई है, एक वेवफॉर्म, सेकेंड वेवफॉर्म, थर्ड वेवफॉर्म। फर्स्ट वेवफॉर्म में आपके पास दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो वेवफॉर्म है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। इट मीन इन दिस वेवफॉर्म देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फाई है आपके पास वो क्या हो जाएगा, 0 इन फेज में। इन फेज का मतलब है सेम फेज, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया, ओके। ये फाई इज इक्वल टू वापस क्या आ गया, 0। तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, फर्स्ट आपके पास है, ठीक है। चलिए सेकेंड फेज देखते हैं अपन। सेकेंड वेवफॉर्म जो आपके पास है वो 0 से ना स्टार्ट होकर पहले स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आपके पास जो पहला टाइम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फाई, ओके। तो यहाँ पर टाइम आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फेज, थीटा फाई शुड बी पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड फेज लीडिंग। आपके पास जो 0 स्टार्ट होना चाहिए उससे पहले की बात होगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आज हम t इज इक्वल टू 0, आज इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम ये बात कल हमें मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी करीबन 2 बजे के आसपास आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये चीज अगर जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको अगर 1 बजे मिल जाए, ठीक है, या 12 बजे मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम जो है आपको 2 घंटे पहले मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड फेज लीडिंग, ओके। दिस ग्राफ इज कॉल्ड फेज लीडिंग। ये आपको फेज डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगी, इक्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, +5 आएगा, ओके। ये +5, ये मैंने एम से बनाई है। अगर आप वोल्टेज की इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर एक ही जगह V आएगा, ओके। एंड थर्ड देखिए यहाँ पर तीसरा आपके पास है, जो वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट होना चाहिए था वो कुछ टाइम बाद ऐड हो गई, यहाँ से हमें मिल रही है। दिस इज कॉल्ड डिले, दिस इज एडवांस, दिस इज डिले, कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फाई है आपके पास वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव फेज शिफ्ट हो जाएगा, ओके। नेगेटिव फेज इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज लीडिंग। आपका जो फेज है वो लैग कर रहा है, लैग कर रहा मतलब पीछे चल रहा है। क्लियर है यहाँ पर पॉइंट, ये तीनों आपका वेवफॉर्म क्लियर हो गई, इन फेज, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज, ठीक है। इन फेज मतलब दोनों वेवफॉर्म के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। यहाँ पर फेज जो है वो लीड कर रहा है, एक पॉइंट का बढ़त है यहाँ पर, या एक कोई फेज जो है उससे लीड कर रहा है। यहाँ पर फेज लेने का मतलब है कि हम पीछे चल रहे हैं, तो जो वेवफॉर्म है वो किसी रेफरेंस वेवफॉर्म से पीछे आ रही है, टाइम में डिले आ रहा है, ओके। चलिए इसको अपन और इसको अपन समझते हैं फेजर डायग्राम से। चलिए तो यहाँ पर एक मैंने बनाया फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम अपन पढ़ते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है आपके पास, फेजर डायग्राम जो है आपके पास, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है यहाँ पर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसका हमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ का, ठीक है। जो आपका वोल्टेज और करंट है उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। एंड फेज रिलेशन बिटवीन टू वेव इन ए स्पेस, स्पेस मतलब 3D, ठीक है। स्पेस में दो वेवफॉर्म के फेज के बीच में जो रिलेशन है उसको हम शो करते हैं फेजर डायग्राम से, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, इन फेजर डायग्राम द RMS वैल्यू आर रिप्रेजेंट इन देयर एंगल। तो जो मैंने पहले बताया था कि जब हम AC एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम RMS वैल्यू को कंसीडर करते हैं। वैसे ही जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी वैल्यू लेंगे अपन, RMS वैल्यू लेंगे। और उसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल, जो आपका फेज डिफरेंस है, जो एंगल पे आ रही है उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट ये। चलिए तो एक फेजर डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है साइनसॉइडल वेवफॉर्म पर, इसको देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फेजर डायग्राम ऑफ साइनसॉइडल वेव, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वेव आपको दिख रही है। एक वेव जो 0 से स्टार्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। एंड सेकेंड वेव जो है वो आपके पास 0 से ना स्टार्ट होकर कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो रही है, ये आपके पास ये करंट की वेवफॉर्म। ये 2 वेवफॉर्म दिख रहे हैं आपको, एक वोल्टेज की वेवफॉर्म है और एक करंट की वेवफॉर्म है। अब इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में किस तरीके का रिलेशन है वो फेजर डायग्राम बताता है। तो ये इसके 2 फेजर डायग्राम है आपके पास, एक ये वाला ड्रॉ किया मैंने और ये वाला ड्रॉ। चलिए अपन समझते हैं यहाँ से।
दोनों वेवफॉर्म समझ में आ रहे हैं आपको? दोनों वेवफॉर्म में यहाँ पर थीटा जो हमने कंसीडर फाइव जो कंसीडर किया है वो कितना किया है? 30 डिग्री कंसीडर किया है। 30 डिग्री यहाँ पर फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि जो करंट है वो लैग कर रहा है किससे? वोल्टेज से। तो यहाँ पर देखिए एक अपन ने रेफरेंस एक्सिस बनाया है, ये रेफरेंस एक्सिस लिया मैंने, एक्स एक्सिस को अपन रेफरेंस एक्सिस लेते हैं और इस एक्सिस पर वोल्टेज है, मतलब रेफरेंस वोल्टेज पे क्या है? एक्स एक्सिस पर वोल्टेज भी है, तो वोल्टेज हमारे पास एवरेज इस डायरेक्शन में आएगा और इसके रिस्पेक्ट में जो करंट की वैल्यू है उसमें एंगल, इसमें फेज डिफरेंस है कितने का? 30 डिग्री का। तो एक एंगल हमने क्रिएट किया, ओके, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ दोनों के बीच में, एंगल जो है उसका एक्सिस ये, तो करंट इक्वेशन ये मिली, तो वोल्टेज की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है पॉइंट? और ये जो बनाना है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बनाना है आपको, तो फेज करंट लैग कर रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये फेजर डायग्राम अपन ने ड्रॉ किया। इसी का उल्टा फेजर डायग्राम अपन ऐसा ही बना सकते हैं। देखिए क्या किया यहाँ पर, अगर हम करंट को रेफरेंस ले, क्या ले, हम करंट को रेफरेंस लिया अगर हमने, तो वोल्टेज अपना क्या चल रहा था? करंट के रिस्पेक्ट में आगे है, तो लीड कर रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ये पॉइंट क्लियर आपको? रेफरेंस लाइन से अगर कोई भी चीज लीड करती है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी और अगर लैग करती है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से एंगल का केस बनता है आपके पास फाई या थीटा, इसको बोलते हैं फेज लीड, और अगर यहाँ से एंगल क्रिएट होकर बनता है आपके पास फाई, इसको बोलते हैं फेज लैग, ठीक। तो यहाँ पर करंट जो है, वोल्टेज करंट के रिस्पेक्ट में लीड कर रहा है। क्लियर पॉइंट? ये लीड का है और ये लैग का है। ये आपके पास जो डायग्राम बनाया मैंने, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम ऑफ साइनसॉइडल। दोनों तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट आपको? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्म के बारे में देखते हैं जो हम एसी एनालिसिस में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ऑपरेटर लिया है, जे ऑपरेटर, आई जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, या पोलर फॉर्म में अगर लिखा होगा तो आर ई टू द पावर आई थीटा या जे थीटा, ठीक है। आई भी बोल सकते हैं, जे भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये जे ऑपरेटर का यूज क्या होता है, ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है? तो जे ऑपरेटर क्या यूज होता है? यूज टू इंडिकेट द एंटी क्लॉक रोटेशन ऑफ द फेजर थ्रू 90 डिग्री। मतलब जे ऑपरेटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन को बताता है ऑफ देयर फेज, मतलब 90 डिग्री से फेज शिफ्ट होता है इसमें डायरेक्ट। कैसे ऑपरेटर होता है? जैसे कि अगर 90 डिग्री का रोटेशन है, 90 डिग्री रोटेशन है, तो इसको अपन पढ़ते हैं जे, ठीक है, प्लस जे। इसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना, जे की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1। क्या होती है? अंडर रूट माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर से अगर हमने इसको रोटेशन कर दिया, सेकेंड हाफ में रोटेट कर दिया, ठीक है, तो आपके पास 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री में क्या वैल्यू आएगी? जे, एक और इंटू हो गया, जे इंटू जे कितना आ जाएगा? जे इस पर अगर किया तो कितना आ गया? -1। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पर हमें थी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वैल्यू। 180 डिग्री अगर फेज शिफ्ट हो गया तो हमें कहाँ मिलती है? नेगेटिव में मिलती है। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्लियर पॉइंट है दोनों के बीच में? 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है जस्ट इनवर्स। जैसे आपके पास, आप यहाँ फ्रंट में देख रहे हैं, इसका मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूँ तो आप वहाँ देखने लगोगे, जस्ट बैक में देखने लगोगे, ठीक है। तो आपके सामने जो चीजें हैं वो पॉजिटिव हैं और आपके जो पीछे हैं वो आपके नीचे नेगेटिव चीजें हैं। तो 180 डिग्री के रोटेशन का आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। सिमिलरली अगर हमने 90 डिग्री का रोटेशन और प्रोवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा? -j। और अगर 360 का कर दिया तो अपन कहाँ पहुंच जाएंगे? +1 पे पहुंच जाएंगे। तो -1 +1 ये चीज देखना है। और जे कब आएगा आपके पास? जब ऑड पावर होगी। अगर सिंगल पावर है तो जे, और अगर थर्ड पावर है तो -j आएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि ऑपरेटर, जे ऑपरेटर क्या है? क्लियर पॉइंट? चलिए कुछ स्टैंडर्ड टर्म देख लेते हैं। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उसको अपन बोलते हैं x
प्लस आई या जे वाई, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक, इसमें जो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस फॉर्मूले से, आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो ए एक्स होता है आपके पास वो होता है आर कॉस थीटा, वाई होता है आर साइन थीटा। अगर इसका हम पोलर फॉर्म देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा। ई टू द पावर आई थीटा को अपन लिखते हैं जनरली यूलर्स फॉर्मूले से जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में मैंने बताया एक्स एक्सिस कितना है आपके पास, इस थीटा में अपन आर को रिजॉल्व करेंगे तो आर cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ये रिजोल्यूशन है आर cos थीटा से। ठीक है, y कितना है आपके पास, ये रहा y, इक्वल में आ जाएगा आर साइन थीटा में आ जाएगा आपके पास, सिंपल है। रिजोल्यूशन ये आपने पढ़ा होगा एंगल रिजोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। चलिए, ये रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को बहुत आगे यूज होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना फॉर्मूला। चलिए, नेक्स्ट इज आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। मैंने पहले बताया था कि आपका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होगा। आरएमएस वैल्यू मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम बाय रूट टू, दिस इज द वोल्टेज फॉर्म, और मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय रूट टू, दिस इज करंट इक्वेशन, करंट फॉर्मूला है। अब देखते हैं अपन एवरेज वैल्यू, तो ये आपका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है, वी एवरेज जो होता है वो 2 इंटू वी एम बाय पाई होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, साइनसॉइडल की जो एवरेज वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला है 2 इंटू मैक्सिमम बाय पाई। सिमिलरली अगर करंट में लेंगे तो क्या लेंगे अपन, 2 इंटू आई एम मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय पाई। ओके, चलिए, ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स अपन ने देखे, कुछ रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्जन देखे, और ये कुछ फॉर्मूले देखे जो कि साइनसॉइडल वेव के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं साइनसॉइडल एनालिसिस इन द सर्किट। जब हमारे पास पहला सर्किट हम ले रहे हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट विद एसी सोर्स, इसका मतलब आपके पास कि जो लोड रहेगा वो ओनली रजिस्टिव रहेगा, मीन्स रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे, दिस इज लोड, ये रेजिस्टेंस आपका है, और हमने सोर्स कैसा प्रोवाइड करा है, एसी सोर्स, दिस इज एसी सोर्स। अब यहाँ पर देखिए सिंबल है आपके पास एसी सोर्स का इस तरीके से। अगर आपके पास ये वाला सिंबल मिलता है जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये, तो दिस इज डीसी वोल्टेज वी, ये डीसी का है, डीसी वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर। ओके, ये इक्वल टू होता है आपके पास इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों सिंबल बराबर है। ठीक है, तो एसी में क्या हो जाएगा आपके पास, एसी एनालिसिस में हमेशा एक अंदर साइनसॉइडल वेव का साइन आएगा, इसको बोलते हैं एसी वोल्टेज। ओके, इसमें ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव हो, जैसा भी आपको करंट की डायरेक्शन होगा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव जा रहा है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है तो आपके पास माइनस है पॉजिटिव। ओके, चलिए इसको आप एनालिसिस करते हैं। जब एक प्योर रेजिस्टेंस है उसके बाद अगर हमने वोल्टेज साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया तो इसके वोल्टेज जो लोड वोल्टेज है वो और करंट के बीच में, जो इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रही है इसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने एक वेवफॉर्म बनाई है। जब हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब इसमें से करंट फ्लो होती है तो करंट को अपोज करता है शुरू में और फिर बाद में करंट को जाने देता है अपने अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज जब 0 से स्टार्ट होता है और करंट भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, मतलब जो आपको आउटपुट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो आउटपुट वोल्टेज है VR, जो आपके पास है VR लोड वोल्टेज, ठीक है, इसके ऊपर जो वोल्टेज मिलता है वो करंट की डायरेक्शन में ही रहता है। जो करंट मिलता है आपको एज इट इज मिलेगा, लेकिन इसका अमाउंट थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है तो I इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, I इक्वल टू मालेंगे आपके पास V/R। डेफिनेटली बात है आपके पास जब ये मैक्सिमम होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इसका मिनिमम मिलेगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी। R कांस्टेंट है तो एक ही पॉइंट पर वैल्यू कम हो सकती है, एक ही पॉइंट पर हमें मिल रहा है। ठीक है, दोनों पॉइंट पर वोल्टेज और करंट का मैक्सिमम मिल रहा है, सेम पॉइंट पर हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज और करंट का नेगेटिव मिल रहा है। बट इट मीन्स देयर इज नो फेज शिफ्ट। आपके पास इसमें फेज शिफ्ट कितना है, 0, मतलब करंट और वोल्टेज जो है वो एक ही लाइन में जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम फेजर डायग्राम से समझने की कोशिश, दिस इज फेजर डायग्राम।
अगर हमने एक्स एक्सिस पर रेफरेंस वोल्टेज लिया, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज का मैंने एक्स एक्सिस का रेफरेंस लिया है, एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, उसी पर हमारे पास क्या करंट आ रहा है। इट मीन देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फेज एंगल है क्या हो गया आपके पास, 0 डिग्री हो गया। तो इस पूरे फेजर डायग्राम से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, वहां पर 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये रहा आपका पहला पॉइंट, ठीक है। तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म शो वी आर इज इन फेज, मतलब दोनों एक ही फेज में है, दोनों का फेज डिफरेंस नहीं है। तो वोल्टेज की इक्वेशन आपका Vm sin ओमेगा t और करंट की इक्वेशन भी सेम रहेगी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये जो आपके पास पॉइंट था, जो फिगर दिख रहा है आपके पास, ये उसी का पॉइंट लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है द रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट वोल्ट आर इन फेज। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि रजिस्टिव नेटवर्क में वोल्टेज और करंट जो होते हैं उन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों फेज में होते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, द रेजिस्टेंस आर डज नॉट चेंज विथ फ्रीक्वेंसी। इट मीन्स जो आपके पास इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, आपके फ्रीक्वेंसी क्या थी, ओमेगा थी, ओमेगा ही आपके पास आउटपुट जो करंट है आपके पास आउटपुट उसकी फ्रीक्वेंसी है। मतलब रेजिस्टिव नेटवर्क जो है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। द रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट इवन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज और डिक्रीज। रेजिस्टेंस का कोई भी इफेक्ट जो है हमारे फ्रीक्वेंसी पर नहीं पड़ता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते भी हैं और कम करते भी हैं तो भी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो टर्म होती है उसमें ओमेगा की टर्म इन्वॉल्व नहीं होती है, ओके। तो हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ से आपको आ जाएगा वी आर इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज लॉ का रेजिस्टेंस, क्लियर है। ये था हमारे पास प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क का एसी एनालिसिस। जब हम उसमें एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, क्या फेजर डायग्राम होता है, क्या डिफरेंस है उसमें फेज डिफरेंस में या नहीं है, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं अब इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट विद एसी सोर्स। अगर हम एक इंडक्टर के अक्रॉस एक एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाइड करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर करते हैं क्या है, एफ है, ये उसके हमने फ्रीक्वेंसी ली हुई है अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी करंट जो फ्लो हो रही है, आउटपुट करंट जो होगा उसमें क्या चेंजेस है, वोल्टेज और करंट में क्या चेंजेस आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो L है इसका जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है इसको अपन लिखते हैं XL, दिस इज कॉल्ड XL। XL क्या होता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस बोल सकते हो, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो उसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू होती है आपके पास J ओमेगा L, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ये दो पिक्चर में आता है। रिएक्टेंस कब आता है, जब कैपेसिटिव होता है और इंडक्टिव होता है, इंडिविजुअली होते हैं। लेकिन जब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस एक साथ तीनों पिक्चर में आते हैं तब हम जो रेजिस्टेंस फाउंड आउट होता है, रेजिस्टेंस जो फाउंड आउट होता है उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस जो आ रहा है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा तो उसको अपन पढ़ते हैं रिएक्टेंस, ओके। ये पॉइंट क्लियर है आपको, चलिए यहाँ पर देखते हैं अपन इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फेजर डायग्राम जब हम बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपके पास करंट है, क्लियर। तो जो इंडक्टेंस है आपके पास, इसमें पहले से भी कुछ वोल्टेज रहता है क्योंकि दिस इज ए करंट और वोल्टेज स्टोरेज डिवाइस में भी, ठीक है। ये क्या है आपके पास, करंट स्टोरेज डिवाइस है। जब इसमें से करंट फ्लो होता है या इसमें से कोई पहले प्रीवियस करंट होता है तो ये एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो पहले से हम अज्यूम करते हैं कि इसके अराउंड एक फील्ड है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हम वोल्टेज, करंट यहाँ पर दिया, वोल्टेज दिया हुआ है तो करंट यहाँ पर क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। यहाँ पर इसको आगे करेंगे तो ये वोल्टेज ऐसा बनेगा। अगर हमने वोल्टेज यहाँ से अप्लाई किया है तो करंट क्या आपके पास आ रहा है, पीछे आ रहा है, ओके। बात समझ में आई आपके पास। करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है।
इन दोनों की इक्वेशन में क्या आ रहा है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि द वोल्टेज लीड करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, वोल्टेज जो होता है आपके पास वो करंट से आगे चलता है। करंट से आगे कैसे चलेगा आपके पास, क्योंकि इसमें पहले से ही कुछ ना कुछ वोल्टेज इंड्यूस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर साइनसॉइडल वेवफॉर्म आपके पास दिख रहे हैं। तो करंट और वोल्टेज की इक्वेशन में क्या डिफरेंस आएगा, वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से, तो यहाँ पर जो फेज है वो चेंज हो जाएगा आपके पास ओमेगा थीटा प्लस 90 डिग्री। करंट में देयर इज नो चेंज। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, और एल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द अपोजिशन टू एसी करंट फ्लो इन द इंडक्टिव सर्किट। तो जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन जो होगी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक है, रिएक्टेंस आपको मालूम है, एक्सेल मैंने बता दिया, इसकी यूनिट भी क्या होती है, ओम्स होती है, क्योंकि ये इसका जो फॉर्म होता है वो एक रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इसकी यूनिट होती है। एक्सेल इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने जैसे बताया जे ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। यहाँ पर टर्म नहीं लिए जे की, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी एक्सिस अभी लिया नहीं। ओके, ये जो होता है आपके पास जे टर्म में आता है जनरली, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपन ने यहाँ पर लिख लिया। एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओके, इसका करेक्ट फॉर्मूला होता है जे ओमेगा एल। एक ही चीज है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस, ड्यू टू दिस रिएक्टेंस, क्या हो जाएगा आपके पास, VL इज इक्वल टू IL इंटू XL अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, ये भी आपका ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ड्यू टू द रिएक्टेंस व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस, ये आपके पास आ गया। ठीक है, चलिए अपन अब देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट। तो आपके पास एक हमने प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क कंसीडर करा, तो इसके अक्रॉस हम जब हम AC वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो इस पर करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस आता है, इसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो वेवफॉर्म देख रहे हैं, एक वोल्टेज की देख रहे हैं और एक करंट की देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि जो कैपेसिटर होता है, जैसे चार्ज स्टोरेज डिवाइस, क्या होता है आपके पास, चार्ज स्टोरेज डिवाइस। इसमें से अगर हम इनिशियल कंडीशन लें कि इनिशियली चार्ज है नहीं है, इसका इफेक्ट भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनिशियली रिलैक्स है। सबसे पहले ये चार्ज होता है, तो जब हम इसमें धीरे धीरे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। चार्ज को स्टोर करता है तो इसमें से करंट बहती रहती है। ठीक है, जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो एक्ट एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है और करंट हमारे पास कहाँ आ रही है, पहले आ रही है। अभी उस केस में क्या था, आपके पास वोल्टेज पहले आ रहा था, क्या आ रहा है, करंट पहले आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं करंट जो है वो लीड कर रही है वोल्टेज से 90 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया। वहां क्या था, वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से 90 डिग्री। अगर हम दोनों को एक ही पैरामीटर में देखेंगे तो वोल्टेज के रेफरेंस में इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होता है, लैग करता है। ठीक है, और यहां पर वोल्टेज के रेफरेंस में करंट लीड करता है। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर जो फेजर डायग्राम है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, वहां पर वोल्टेज लीड कर रहा था, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है बाय द 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आप वोल्टेज जो करंट जो है वो पहले आ रही है एज कम्पेयर टू वोल्टेज से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास, करंट लीड कर रहा है तो करंट इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर IM ओमेगा T प्लस 90 डिग्री, और वोल्टेज आपके पास सेम है। ठीक है, इसको VM में। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या पैरामीटर मिले हमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के पॉइंट देख लेते हैं अपन। इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन बोलते हैं XC। क्या पढ़ेंगे अपन को, XC को बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू होती है 1/J ओमेगा C। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखना है। 1/J ओमेगा C, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है उसने 1/XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। इसकी यूनिट होती है ओम्स, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रिएक्टेंस। पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इसके बाद वोल्टेज क्या हो जाता है, IC
करंट जो फ्लो हो रहा है इसके अंदर वो इंटू एक्स ही, सिंपल है, ओम्स लॉ है। ठीक है, चलिए तो ये अपने 3 सर्किट देखे यहाँ पर, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव रेजिस्टिव। जब ये तीनों एलिमेंट एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं अपन आरएलसी सर्किट। ठीक है, आरएलसी सर्किट आपने 12th में ही पढ़ा होगा। उसके बाद अपन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसके पैरामीटर्स भी देखते हैं। ठीक है, तो आरएलसी सर्किट को मैं सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस टॉपिक में कवर करूंगा। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। चलिए कुछ और पैरामीटर्स सबसे पहले अपन देखते हैं। जब ये तीनों सर्किट में आते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस बोलते हैं, जब इम्पीडेंस होता है ये सीरीज में आता है तो इम्पीडेंस, और अगर पैरेलल में आता है तो एडमिटेंस बोलते हैं। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट इज इम्पीडेंस, व्हाट इज एडमिटेंस, क्या फॉर्मूले होंगे उनके, क्या सर्किट में आएंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया इम्पीडेंस लिया मैंने यहाँ पर और एक एडमिटेंस लिया, दोनों की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। इम्पीडेंस क्या होता है आपके पास, इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ फेजर वोल्टेज टू द फेजर करंट। फेजर की बात कर रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर, नॉर्मल वोल्टेज नहीं है, कौन सा वोल्टेज है, फेजर वोल्टेज टू द फेजर करंट। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज जो है वो एसी वाला है, ठीक है, और वोल्टेज करंट में कोई फेज डिफरेंस है क्या, वो हमें कंसीडर करना है। जब हम फेजर की बात करेंगे तो आपको एंगल लेना है, मतलब हम पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाता है आपका r e टू द पावर i थीटा, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं r एंगल थीटा। ओके, क्लियर है पॉइंट ये, दिस इज फेजर फॉर्म। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वोल्टेज टू द करंट, बट फेजर याद रखना है। एक और फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स में r प्लस, फेजर मैंने आपको बताया 90 डिग्री जे ऑपरेटर आएगा, r प्लस जे एक्स, एक्स के यहाँ पर x है आपके पास रिएक्टेंस, x है आपके पास रिएक्टेंस, क्या है यहाँ पर रिएक्टेंस, r क्या है, r है आपके पास रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों का पॉइंट क्लियर है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, चलिए इसका उल्टा अगर हम एडमिटेंस देखें तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस। इसका उल्टा, सीरीज का उल्टा क्या होता है, पैरेलल होता है, तो इसका उल्टा जाएगा 1/z। इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, सीमेंस या मो, 2 यूनिट होती है उसको, या तो हम सीमेंस भी बोल सकते हैं या इसको क्या बोलते हैं, ओम्स का उल्टा क्या होता है, मो। ठीक है, MHO, मो। ठीक है, इसका सिंबल है आपके पास, उल्टा कर देंगे अपन, ये सिंबल है आपके पास मो। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है यूनिट का। ठीक है, और इसका सिंबल था मो का। चलिए तो अपन देखते हैं इम्पीडेंस और एडमिटेंस ऑफ द पैसिव एलिमेंट। अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क है, तो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क में जो आपका इम्पीडेंस क्या होगा, वो आर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है आपका जे, रिएक्टेंस तो है ही, रिएक्टेंस फाइंड आउट ही नहीं होता उसमें, रिएक्टेंस अवेलेबल ही नहीं होता। तो रिएक्टेंस कहाँ से पिक्चर में आता है, इंडक्टिव होगा तो आएगा, कैपेसिटिव होगा तो आएगा। ये पॉइंट क्लियर है आपके पास। एक्चुअली z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, r, तो इसको अपन रेजिस्टेंस ही पढ़ते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस 1/r। ठीक है, यहाँ पर यूनिट आएगी ओम, यहाँ पर ये आएगी मो या सीमेंस। तो L इज इक्वल टू क्या अपन होगा, अगर इंडक्टिव है तो इंडक्टिव क्या होगा आपके पास, टोटल r तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में अपन ने देखा था देयर इज नो r, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या ओनली एक्सएल है। एक्सएल में आपके पास क्या आ रहा है, z इज इक्वल टू जे ओमेगा, मैंने आपको बताया जे एक्स आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स एल आएगा। ठीक है, एक्सएल क्या आ जाएगा वहां पर, जे एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था ओमेगा एल, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इम्पीडेंस में जे ओमेगा एल। पॉइंट क्लियर है, इसका उल्टा हो जाएगा एडमिटेंस। सिमिलरली कैपेसिटिव नेटवर्क जब हम कंसीडर करते हैं तो मैंने आपको बताया था 1/j ओमेगा सी आएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू जे ओमेगा सी। क्लियर है यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर देखिए प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क, प्योर इंडक्टिव नेटवर्क, और उस पर बेस्ड इम्पीडेंस, रिएक्टेंस क्या होते हैं, फेज कितना लीड करता है, फेज लीड करता है, लैग करता है, उनकी इक्वेशंस देखिए। आपको ध्यान में ये रखना है कि प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। इंडक्टिव सर्किट जो होता है, अगर उसमें देखें अपन, तो करंट जो होता है वो लैग करता है रेफरेंस वोल्टेज को लेके, तो और कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आगे चलता है 90 डिग्री, लीड करता है 90 डिग्री। ओके,
चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल एनालिसिस। तो आज ये टॉपिक यहीं पर खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।